हेलो फ्रेंड्स। मैं आरती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ और इसी के साथ साथ आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए टॉप 1000 क्वेश्चंस की जो हमारी सीरीज चल रही है उसकी क्लास नंबर 20 आपके लिए लेकर आए हुए। इस सीरीज में देखो आपकी 20 क्लासें हो चुकी है। अभी तक आपने पिछली सभी क्लासें नहीं देखी है तो एक बार आप लोग जरूर देखें। बहुत कुछ नया सीखने को आपको वहां पर मिलेगा। ठीक है, आज की क्लास में हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। फिजिक्स का न्यूमेरिकल भी लेकर आए, साथ ही साथ बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस आज हम लेकर आए वो जैव विकास चैप्टर से संबंधित है। क्लास 12th का एक चैप्टर है जैव विकास, उसी से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपोर्टेंट है। तो क्लास को कंप्लीट आप लोग जरूर देखें और साथ में पेन और कॉपी लेकर तो जरूर बैठिएगा। जो भी पॉइंट हम आपको बताएं उसे उस पर नोट डाउन करते हुए आपको चलना है। आशा करती हूँ आज की क्लास आप सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेगी, बहुत कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। तो इस क्लास को आप लोग प्लीज अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्लास पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक भी करें और अभी अभी आप हमसे न्यू जुड़ रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि अब आपको हमारे चैनल पर फिजिक्स की भी क्लासें देखने को मिल रही हैं। फिजिक्स की भी क्लासें देखने को मिल रही। इस टाइम बीएचयू बीएससी नर्सिंग का पेपर सॉल्व कराया जा रहा है। बीएचयू बीएससी नर्सिंग का जो फिजिक्स का पोर्शन है वो इस टाइम सॉल्व कराया जा रहा है। तो आप लोग इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो जिससे आपको फिजिक्स की क्लासेस लगातार मिलती रहे। उन सर का ये कहना है यदि आप लोग 20 मई तक 700 सब्सक्राइब कराते हो, 700 सब्सक्राइब कंप्लीट करा देते हो तो आपको लगातार क्लासें मिलती रहेंगी। तो प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को थोड़ा ग्रो कराइए जिससे आपकी तैयारी और भी अच्छी हो सके। ठीक है, आपका ही बेनिफिट है, इससे हमारा इसमें कुछ नहीं है। आपका बेनिफिट होगा यदि आप लोग सपोर्ट करते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपका एग्जाम है वो बहुत ही अच्छी तरीके से भी निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं। आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले हम आपको पिछली क्लास में जो होमवर्क में क्वेश्चन दिया था उसका आंसर बताएंगे। उसके बाद हम आज के क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। और आपको हमारी वीडियो एक दो यानी कल नहीं मिली थी, उसका रीजन क्या है कि हमारी माता जी की तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी जी की, तो इसलिए हम आपकी वीडियो नहीं डाल पाए थे। ठीक है, हमको जैसे ही टाइम मिलता है हम आपके लिए वीडियो बनाने के लिए तत्पर है। हमें टाइम मिलते ही हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे और टाइम नहीं मिल रहा है तो आपके शायद एक दिन दो दिन का गैप भी हो सकता है। ठीक है, फिर भी हमारी कोशिश यही रहती है कि आपके लिए लगातार वीडियो बनाई जाए। ओके, तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं आज के। तो देखिएगा, क्वेश्चन था हमारा कि एसिटिक अम्ल का तुल्यांकी भार होता है। ये क्वेश्चन हमने आपको क्लास नंबर 19 में दिया था और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका राइट आंसर भी दिया। इसी प्रकार से आप लोग आंसर दिया करो, हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग आंसर देते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। जो भी क्वेश्चन हम पूछा करें वीडियो में उन सभी क्वेश्चन का आप लोग आंसर जरूर दिया करो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, 60। एसिटिक अम्ल का जो तुल्यांकी भार होता है वो 60 होता है। जिस प्रकार से आप आणविक भार निकालते हो, अणु भार निकालते हो, उसी प्रकार से तुल्यांकी भार निकलता है। एसिटिक अम्ल का आपको फॉर्मूला पता होगा, CH3COOH। इसमें आप कार्बन कार्बन का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है, 12 होता है। और ये हाइड्रोजन का 1 होता है तो 3 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 3 एकन 3। और प्लस कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का 16, 16 32 हो जाएगा हमारा, और हाइड्रोजन का +1 हो जाएगा। और जब हम ये तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा ये 60 निकल के आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, हमने पूछा था देखिए कौन कौन इसे सही कर पा रहा है, लेकिन आप लोगों ने सभी ने सही किया, इसके लिए आपको थैंक यू। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 60 होगा। आपको निकालना भी आता होगा कि तुल्यांकी भार, अणु भार कैसे निकाले जाते, और ये क्वेश्चन कभी कभार आपके एग्जाम में रख दिए जाते, तो आप लोग अच्छे से उसे सॉल्व करके आए। ठीक है, इसे सॉल्व करने के लिए आपको ओनली परमाणु भार पता होने चाहिए तत्व का, तो आप तुरंत ही निकाल लोगे, बहुत ही जल्दी आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व भी कर लोगे। ठीक है, तो ओनली आपको क्या पता होना चाहिए, परमाणु भार पता होना चाहिए उस तत्व का। जैसे कार्बन है तो कार्बन का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है, 12 होता है, तो 12 को रख दीजिए और बस आपका जोड़ के आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आज के क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं। आज के क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है तो लगातार हमारे साथ बने रहना। ओके, क्वेश्चन नंबर आज का फर्स्ट है हमारा, प्रयोग द्वारा यह किसने सिद्ध किया कि मेथेन, हाइड्रोजन, जल तथा अमोनिया से अमीनो अम्ल का निर्माण हुआ है था।
प्रयोगों द्वारा यह किसने सिद्ध किया कि मीथेन, हाइड्रोजन, जल तथा अमोनिया से अमीनो अम्ल का निर्माण हुआ था। अमीनो अम्ल यानी कि NH3, अमीनो अम्ल यानी अमीनो एसिड का निर्माण हुआ था, ये किसने सिद्ध करके दिखाया था, ये आपको बताना होगा। स्टैनले मिलर ने, चार्ल्स डार्विन ने, लेमार्क ने या ओपेरन ने, ओपेरन ने। तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, स्टैनले मिलर ने। स्टैनले मिलर नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने सिद्ध करके दिखाया था प्रयोग द्वारा कि जो मेथेन, हाइड्रोजन, जल तथा अमोनिया से अमीनो अम्ल का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कौन सा? ए ऑप्शन जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लेमार्क आपको पता है किससे संबंधित है, तो ये उपार्जित लक्षणों की वंशागति संबंधित है। उपार्जित लक्षणों की जो सिद्धांत था वो किसने दिया था, वो आपके लेमार्क नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। और जो डार्विन है ये किससे संबंधित है, तो ये प्रकृतिवाद से संबंधित है, यानी जो प्रकृतिवाद सिद्धांत है वो किसने दिया था, तो वो आपका चार्ल्स डार्विन ने दिया हुआ था। कौन सा सिद्धांत? योग्यतम की उत्तरजीविता पूछ लिया जाए आपसे कि योग्यतम की उत्तरजीविता सिद्धांत किसने दिया है, तो वो भी आपका चार्ल्स डार्विन ने दिया हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डीएनए के दो स्ट्रैंडों के बीच की दूरी होती है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। देखिए कौन कितना अच्छा दिमाग लगाता है, यहाँ से आपका पता चल जाएगा मुझे कि कौन कितना अच्छा दिमाग लगाता है। हम नेक्स्ट वीडियो में तो क्वेश्चन बताएंगे आगे, जो भी क्वेश्चन हम आपको पिछली वीडियो में पूछते हैं, वीडियो में पूछते हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराते भी आके। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओगे आगे कि डीएनए के दो स्ट्रैंडों के बीच की दूरी कितनी होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए कौन कितना अच्छा दिमाग लगाता है इस क्वेश्चन में। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताना, हम इसे सॉल्व नहीं करा रहे अभी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना तभी आप इसका आंसर आना। ये नहीं सोचना कि बहुत छोटा क्वेश्चन है तुरंत रख दिया ऑप्शन बता के, नहीं कि थोड़ा दिमाग लगाना आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से सॉल्व करना उसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। टिंचर आयोडीन बनाने के लिए किसमें आयोडीन का घोल है, किसमें आयोडीन का घोल है। टिंचर आयोडीन क्या होता है, तो टिंचर आयोडीन एक प्रकार की औषधि होती है। टिंचर आयोडीन बनाने के लिए किसमें आयोडीन का घोल है, सोडियम क्लोराइड, जल, पोटेशियम आयोडाइड या एथिल एल्कोहल, या एथिल एल्कोहल। तो याद कर लिए अच्छी तरीके से, टिंचर आयोडीन बनाने के लिए पोटेशियम आयोडाइड का घोल बनाया जाता है। किसका? पोटेशियम आयोडाइड यानी कि KI, पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिलाया जाता है, तब आपका क्या बनता है, टिंचर आयोडीन बनता है। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, औषधि के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। टिंचर आयोडीन बनाने के लिए किसमें आयोडीन का घोल है, तो पोटेशियम आयोडाइड में होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका न्यूमेरिकल है, थोड़ा आपको सही नहीं दिखाई दे रहा होगा, हम यहाँ पर पढ़ के अच्छे से सुना देंगे, आप लोग नोटबुक पे नोट डाउन कर लेना। ऊपर लिखा हुआ है आपका पृथ्वी का किसी स्थान पर, पृथ्वी का किसी स्थान पर 25 किग्रा यानी 25 किलो द्रव्यमान के पिंड पर 250 न्यूटन का बल लग रहा है। इस स्थान पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। पृथ्वी के किसी स्थान पर 25 किग्रा द्रव्यमान के पिंड पर 250 न्यूटन 250 न्यूटन का बल लग रहा है, तो इस स्थान पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। आपको गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। यदि फॉर्मूला पता है तो आप लोग 2 मिनट में इसे सॉल्व करके दिखा दोगे। 2 मिनट भी नहीं बल्कि 1 मिनट में आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका आपके पास क्या है, देखो कि इसमें क्या क्या हमको दिया है। ये सबसे पहले आपको देखना है कि इस सवाल में हमको क्या क्या दिया हुआ और क्या हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको क्या दिया, 25 किग्रा द्रव्यमान। इसका मतलब है आपको एम बराबर जो दिया है वो 25 kg दिया है। कितना दिया है, एम बराबर जो आपको दिया है वो 25 kg दिया हुआ है। ठीक है, 250 न्यूटन का बल, बल मतलब एफ फोर्स, ए बराबर जो आपको दिया हुआ है यहाँ पर वो कितना दिया है, 250 न्यूटन दिया हुआ है। ए बराबर जो आपको दिया हुआ है वो कितना दिया है, 250 न्यूटन दिया है। अब आपसे पूछा क्या गया, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। गुरुत्वीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है
उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। अब मुझे क्लियर हो चुका है कि इस सवाल में मुझे क्या क्या दिया हुआ है और क्या हमसे पूछा गया है। अब चलिए निकालते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से निकलती है, क्या इसका फॉर्मूला होता है। तो देखो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आई बराबर एफ बटा एम। बहुत छोटा फॉर्मूला, बहुत ही छोटा सवाल है लेकिन देखने में बड़ा लग रहा है। आई बराबर होता है एफ बटा एम। अब एफ का मान मुझे कितना दिया, 250, और एम का मान कितना दिया मुझे, 25। और 25 पता होगा, 25 से जब हम 250 काटेंगे यानी 250 काटेंगे तो 25 दइयो 250, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा, यानी कि 10 ये निकल के हमारा आएगा। अब आपको पता होना चाहिए गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तभी तो सवाल सही होगा हमारा। तो देखो एफ का मतलब क्या होता है, न्यूटन, और एम का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान। द्रव्यमान को कितने, द्रव्यमान को किसमें नापा जाए, किलोग्राम। द्रव्यमान का जो मात्रक है वो क्या है, किलोग्राम। तो इसका जो मात्रक निकल के आएगा वो क्या आएगा, न्यूटन प्रति किलोग्राम। ठीक है, देखो निकल के आया कि नहीं आया। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होगा वो यहाँ पर क्या होगा, न्यूटन प्रति किलोग्राम। और आई बराबर, ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लेना, आई बराबर होता है एफ बटा एम, यानी कि बल बटा द्रव्यमान, बल बटा द्रव्यमान। और इसी से आप इसकी विमा भी निकाल सकते हो, इसका मात्रक भी निकल के आ गया, न्यूटन प्रति किलोग्राम, न्यूटन प्रति किलोग्राम। तो कितना आंसर निकल के आया हमारा, 10। ठीक है, अच्छे से ध्यान से इस क्वेश्चन को नोटबुक पे नोट डाउन कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होता है, आई बराबर एफ बटा एम, यानी कि बल बटा द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की दिशा में इनमें से कौन से यौगिकों का विकास हुआ। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की दिशा, जब जीवन की उत्पत्ति हमारे पृथ्वी पर हुई थी तो इनमें से कौन से यौगिकों का विकास हुआ था। प्रोटीन एवं अमीनो अम्ल का, प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल का, यूरिया एवं अमीनो अम्ल का, यूरिया एवं न्यूक्लिक अम्ल का। तो देखो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी और डी तो हम पहले ही इनको फिनिश कर रहे, काट दे रहे, क्यों, क्योंकि यूरिया का निर्माण तो बहुत ही बाद में हुआ होगा। यदि पूछा जाता है ये आपसे कि प्रयोगशाला में सबसे पहले बनाने वाला यौगिक कौन सा है, सब प्रयोगशाला में सबसे पहले कौन सा यौगिक बनाया गया था, प्रयोगशाला में सबसे पहले कौन सा यौगिक बनाया गया था, तब आपका आंसर होता है यूरिया। तो ये तो पृथ्वी की जब उत्पत्ति तब तो ये बना नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी और डी हमारा पहले से फिनिश हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं ए, क्या तो ऑप्शन नंबर ए होगा या बी होगा। अब देखते हैं कैसे होगा, ए और बी कौन सा इसमें राइट हो रहा है। तो यदि आपसे ये पूछा जाए कि प्रयोगशाला में सबसे पहले कौन सा यौगिक बनाया गया था, तो वो आपका क्या है, यूरिया होता है, जिसमें नाइट्रोजन भी पाई जाती है। इसका फॉर्मूला भी आपको पता होगा, NH2CO NH2। ठीक है, NH2CO NH2, ये क्या होता है, यूरिया का फॉर्मूला होता है। आप देखते हैं इनमें ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा। तो देखो यदि आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, तो प्रोटीन का जो निर्माण, प्रोटीन की जो इकाई होती है वो क्या होती है, अमीनो अम्ल। बहुत सारे जब अमीनो अम्ल इकट्ठे होते हैं तो किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। तो यहाँ पर प्रोटीन से एवं अमीनो अम्ल दोनों ही दे रहे, तो ये तो ऑप्शन हमारा हो नहीं सकता है, क्योंकि अमीनो अम्ल बात तो वही हुई, अमीनो अम्ल जब बहुत सारे मिलेंगे तो किसका निर्माण होगा, प्रोटीन का होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए तो आपका होगा नहीं। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ये राइट होगा। प्रोटीन और प्रोटीन्स के बाद हमारे क्या बने थे, न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल मतलब कि डीएनए और आरएनए का निर्माण हुआ था। उसके पहले देखो, सबसे पहले जीव की बात की जाए तो आपका कौन सा जीव बना था पृथ्वी पर, सबसे पहले कौन सा जीव आया था, जीवाणु। सबसे पहले आपके कौन सा जीव आया था, जीवाणु, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका आपकी सबसे पहले बनी थी, उसके बाद यूकैरियोटिक कोशिका का विकास हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल का यौगिकों का विकास सबसे पहले हुआ था। ठीक है, और सबसे पहले जीव की बात की जाए तो कौन सा जीव आया था पृथ्वी पर, जीवाणु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही, फिजिक्स का। निम्नलिखित युग्मों में से किस एक की एक समान विमान नहीं है। निम्नलिखित जोड़ों में से आपको ये देखना होगा कि किसकी एक समान विमान नहीं है। घनत्व एवं त्वरण की, गुरुत्वीय बल एवं घर्षण बल की, फोकस दूरी एवं ऊंचाई की, स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा की, यानी एक समान विमान नहीं है। ऐसे कौन से इसमें जोड़े हैं जिनकी एक समान विमान नहीं होती है। तो देखो एक समान विमा की बात की जाए तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, इन दोनों की विमा तो एक ही होगी। हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी कि जहां पर ऊर्जा शब्द आपको मिल जाए उसकी जो विमा होती है वो एक ही होती है। वो विमा क्या होती है, एम एल स्क्वायर
टी पे घाते -2, ml² टी पे घाते -2। तो ये किसकी विमा होती है? ये ऊर्जा की विमा होती है। यही विमा आपकी कार्य की भी होती है। तो ऊर्जा शब्द जहां पर भी लग जाए उसकी विमा एक ही होती है। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा की जो विमा होगी वो आपकी यही होगी। तो ये तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी होगा नहीं हमारा राइट। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की। तो फोकस दूरी एवं ऊंचाई, फोकस दूरी एवं ऊंचाई। तो दूरी, दूरी का मतलब क्या है? एक प्रकार की लंबाई। लंबाई को किस में नापेंगे? मीटर में। और मीटर की जो विमा होती है वो क्या होती है? कैपिटल एल होती है, कैपिटल एल। ऊंचाई को हम किस में मांगे? मीटर, मीटर में। और मीटर का मतलब क्या है? एल। तो इसका मतलब इन दोनों की विमा कैसी होगी? एक ही होगी इन दोनों की विमा। तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। अब बात करते हैं गुरुत्वीय बल तथा घर्षण बल की। तो देखो गुरुत्वीय बल और घर्षण बल जो होता है इसकी विमा एक ही होती, इसकी विमा जो दोनों है उनकी विमा एक ही होती है। तो हम विमा निकालने का यहाँ पर देखो हम दोनों का सूत्र लगाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। हम ओनली आपको बीमा बता देते हैं, तो आप लोग बीमा नोटबुक पे नोट डाउन कर लेना और आपके पास बुक होगी उसमें आप इसका फॉर्मूला देख लेना, आपको पता चल जाएगा क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसकी जो बीमा होती है वो आपकी होती है एम की पावर -1, एल की पावर 3 और टी की पावर -2। ये बीमा आपकी गुरुत्वीय बल की भी होती है और यही बीमा आपकी घर्षण बल की होती है। तो गुरुत्वीय बल और घर्षण बल की जो बीमा होती है वो एम की पावर -1, एल की पावर 3, टी की पावर -2। ये आपकी बीमा किसकी होती है? गुरुत्वीय बल और घर्षण बल की होती है, दोनों की। तो ये भी नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं घनत्व एवं त्वरण। ये जो है आपका, इनकी जो बीमा होती है दोनों की अलग अलग होती है। आपको पता है जो घनत्व होता है उसकी बीमा क्या होती है? तो घनत्व बराबर आपको पता है क्या होता है, इसे हम डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप बीमा आपने उतार ली होगी। क्या बीमा थी आपकी? एक बार हम फिर लिख देते हैं। एम एल की पावर -1, टी की पावर एल सॉरी एम एल की पावर m-1, एल की पावर 3 और टी की पावर -2। अब बात करते हैं कि घनत्व की बीमा और त्वरण की बीमा क्या है। तो देखो त्वरण की बीमा तो आपको पहले से पता है, एल टी की पावर -2 होती है, जबकि घनत्व की जो बीमा होती है वो आपकी एम एल की पावर -3 होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा? ए ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा। घनत्व और त्वरण की जो बीमा होती है वो एक समान नहीं होती है। बाकी की जो 3 ऑप्शन लिखे थे उनकी सबकी बीमा जो है वो एक समान है। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे यदि आप लोग लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हो। क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं? यदि अच्छे लग रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक आप लोग जरूर करें। लाइक यदि आप लोग करते रहते हो तो हमें भी इससे मोटिवेशन मिलता है और हमें भी पता चलता है कि आप लोग इस वीडियो को पसंद कर रहे हो और हमारा भी मन आगे वीडियो बनाने का रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये घनत्व और त्वरण की जो बीमा होती है वो कैसी होती है? एक समान नहीं होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री का है। आयोडोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आयोडोफॉर्म जो होता है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो देखो आयोडोफॉर्म को हम हेलोफॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोफॉर्म भी इसे कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? हेलोफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो CHI3 इसका फॉर्मूला होता है। CHI3 ये फॉर्मूला किसका होता है? हेलोफॉर्म या आयोडोफॉर्म का होता है। ये पीले रंग का पदार्थ होता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखें। जो आयोडोफॉर्म होता है उसका जो कलर होता है पदार्थ का वो कैसा होता है? पीले कलर का होता है, यानी येलो कलर का होता है। किस प्रकार का होता है? येलो कलर होता है। अब बात करते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका प्रयोग जो किया जाता है वो आपका पूतरोधी यानी एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। इसका जो प्रयोग किया जाता है वो एंटीसेप्टिक यानी पूतरोधी के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आयोडोफॉर्म का प्रयोग कहाँ किया जाता है? एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वह तत्व जो प्रकृति में नहीं होता है लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है, क्या है? इनमें से ऐसा तत्व बताना है जो प्रकृति में तो नहीं है लेकिन कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल रूप से उसे उत्पन्न किया जा सकता है। ऐसा तत्व कौन सा है? यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, रेडियम है या थोरियम है? तो देखो यूरेनियम आपका प्राकृतिक तत्व है, प्लूटोनियम ये भी है आपका, थोरियम ये भी आपका, ये तीनों ही आपके रेडियो एक्टिव तत्व है। और रेडियम जो तत्व है आपका, इस तत्व का आविष्कार किया गया था। ये तत्व कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, मैडम क्यूरी के द्वारा। मैडम क्यूरी
वैज्ञानिक थी जिनके द्वारा रेडियम तत्व का आविष्कार किया गया था। किस तत्व का? रेडियम तत्व का आविष्कार इनके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और ये सभी जो तत्व है वो सभी रेडियो एक्टिव तत्व हैं। कैसे? रेडियो एक्टिव तत्व। रेडियो एक्टिव तत्व किसे कहते हैं? तो ये भी हमने आपको बताया हुआ है, जिनका परमाणु क्रमांक 82 से ज्यादा हो, जिनका परमाणु क्रमांक 82 से ज्यादा हो, वे सभी तत्व रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। और उसके साथ साथ 82 से उनका मान ज्यादा हो, उसके साथ साथ एक इनका गुण और होता है कि इनमें अल्फा बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित होती है। इन तत्वों में अल्फा बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित होती है। तो ऐसे तत्वों को हम रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। ठीक है। तो जो आपका रेडियम है ये कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है, शेष ये सभी आपके प्राकृतिक तत्व हैं। और किसने आविष्कार किया था? तो मैडम क्यूरी ने इसका आविष्कार किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, सहलग्नता यानी लिंकेज की खोज किसने की थी? सहलग्नता की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो देखो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन आपको बताते हैं जो सीपी नेट 2017 में पूछा गया था। सीपी नेट 2017 यानी सैफई पैरामेडिकल में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग किसने किया है? अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग जो किया गया था वो बैटसन नाम के वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। आधुनिक अनुवांशिकी का जनक पूछा जाए आपसे तो ग्रेगर जॉन मेंडल बताओगे। यदि आपसे ये पूछा जाए कि अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था, अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो वैटसन नाम के वैज्ञानिक ने किया हुआ था। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया क्वेश्चन है सीपी नेट 2017 में। ठीक है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कभी भी ज्यादा कठिन नहीं आते। यदि आप लोग लगातार पढ़ते रहते हो तो कोई भी क्वेश्चन आपको कठिन एग्जाम में नहीं लगेगा, यदि आप पढ़ते रहते हो तो। और पढ़े होगी नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चन अब जो इजी से इजी होगा वो भी आपको कठिन लगेगा। ठीक है। तो सहलग्नता की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी खोज आपको मॉर्गन नाम के वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। टी एच मॉर्गन नाम के वैज्ञानिक थे, इनका पूरा नाम है टी एच मॉर्गन। टी एच मॉर्गन नाम के जो वैज्ञानिक थे इन्हीं के द्वारा सहलग्नता की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। सहलग्न रोग वंशागत रोग भी होते हैं जैसे हीमोफीलिया, बर्दानता, ये जो रोग होते हैं वो सहलग्न रोग कहलाते हैं। इनके जीन जो होते हैं वो आपके गुणसूत्रों पर कुछ जीन, विशेष जीन होते हैं जो आपके पाए जाते हैं, जिन्हें हम सहलग्न रोग भी कहते हैं। ठीक है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। पिछला क्वेश्चन जो हमने पूछा था और एक ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चंस आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने। क्वेश्चन हम आपको पढ़ के थोड़ा समझा देते हैं जिससे आपको थोड़ा समझ में आए और जिसे आप सॉल्व कर सको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। पृथ्वी के केंद्र से 6.7 × 10⁻10 मीटर की दूरी पर स्थित 100 kg द्रव्यमान के पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इसकी आपको गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा यानी यू का मान आपको ज्ञात करने के दिखाना है। केंद्र से आपको जो दूरी दी हुई है वो इतनी दी हुई है और द्रव्यमान यानी एम का मान आपको 100 kg दिया है। और यहाँ पर सॉल्व करने के लिए दो चीजें और आपको दी हुई है इसी सवाल में कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान यानी एम ई का मान है, कैपिटल एम ई का जो मान है वो 6.10⁻24 kg है। और जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, गुरुत्वाकर्षण जो नियतांक है उसका जो मान है वो यहाँ पर 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक होता है। ये मात्रक आपके एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। इसकी बीमा प्लस इसका मात्रक दोनों आपके लिए इंपोर्टेंट है, तो इन्हें अच्छे से याद कर लो बहुत ही अच्छी तरीके से। हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। तो ये नियतांक वाला क्वेश्चन जैसे प्लांक नियतांक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, बोल्ट्जमान नियतांक है, ये बीमाएं हमेशा आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इन 4-5 बीमाओं को आप लोग अच्छे से याद कर ले और इनके मात्रक भी। तो ये जो मात्रक है वो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। तो आपको u का मान निकाल के दिखाना होगा। u बराबर आपको फॉर्मूला रखना होगा, आपने पढ़ा भी होगा 12th क्लास में। आप देखिए अपनी बुक को उठाकर, उसमें सवाल दिया होगा आपका इसी प्रकार का, उसी से क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें दिखाएं। यदि आप लोग नहीं कर पाते हो तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको करके दिखाएंगे आके। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग जरूर बताएं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने लायक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के दौरान विभिन्न प्रकार के पदार्थों के प्रकट होने का कौन सा क्रम है?
पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के दौरान विभिन्न प्रकार के पदार्थों के प्रकट होने का कौन सा क्रम सही है? सबसे पहले पृथ्वी पर क्या उत्पन्न हुआ था, ये आपसे पूछा गया जीवन की उत्पत्ति के टाइम। तो सबसे पहले देखो याद कर लें, ये क्रम आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आपका अमोनिया बनी थी, अमोनिया, अमोनिया के बाद अमीनो एसिड, अमीनो एसिड के बाद फिर प्रोटीन्स, क्योंकि बहुत सारी जब अमीनो अम्ल मिलेंगे तभी तो प्रोटीन का निर्माण होगा, और प्रोटीन्स के बाद आपका क्या बनता है, न्यूक्लिक अम्ल। क्या बना था, न्यूक्लिक अम्ल। तो आपको अच्छे से याद कर लेने, यहाँ पर आपको दे दिया जाता कि जल, तो जल आपका सबसे पहले नहीं आया था, सबसे पहले आपका क्या होता है, अमोनिया, अमोनिया, अमोनिया गैस के बाद आपका अमीनो एसिड आया था, बना था, और इसके बाद आपका क्या बना था, प्रोटीन, और प्रोटीन के बाद आपका न्यूक्लिक एसिड बन के तैयार हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा, सॉरी बी जो ऑप्शन होगा वो इस क्वेश्चन का राइट होगा। सबसे पहले अमोनिया, अमोनिया के बाद अमीनो एसिड, फिर प्रोटीन्स, फिर उसके बाद न्यूक्लिक एसिड आपका बना हुआ था। तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के दौरान विभिन्न प्रकार के पदार्थों के प्रकट होने का कौन सा क्रम सही है, ये आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आज के क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, ज्यादा से ज्यादा सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करो, और जो चीज आपको समझ में ना आए उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दिया करो। यदि हम बार नहीं आंसर दे पाते, आपको बार ना बता पाए, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताएंगे आके, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आपको लगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, इसके लिए आप फ्री हो, ठीक है। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास को अभी तक आपने लाइक ना किया तो लाइक कर दीजिए, और शेयर ना किया अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो ये काम आप लोग जरूर करें, जिससे आपको लगातार वीडियो हमारी इस चैनल पर मिलती रहे। और फिजिक्स का जो आपका है, फिजिक्स की वीडियो आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो। उसमें थोड़ा वॉइस की प्रॉब्लम चल रही है, वो भी आपकी सुधर जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि वॉइस की प्रॉब्लम आपकी वो भी खत्म हो जाए, और यदि आप लोग सपोर्ट करते रहते हो तो आपको फिजिक्स की वीडियो लगातार मिलती रहेंगी, और साथ ही साथ केमिस्ट्री की वीडियो भी आपको सर देंगे। बहुत अच्छी उनकी केमिस्ट्री है, बहुत ही अच्छी उनकी फिजिक्स है, दोनों ही सब्जेक्ट उनके बहुत ही अच्छे हैं। कम से कम 6 से लेकर 7 साल का उनको एक्सपीरियंस है इन दोनों सब्जेक्ट का। तो बहुत ही अच्छी आपकी तैयारी करा देंगे यदि आप लोग सपोर्ट करते हो चैनल को बहुत ज्यादा। उनका ये कहना है यदि ये लोग सपोर्ट करते हैं, शेयर करते हैं वीडियो को, और चैनल को थोड़ा ग्रो कराने की कोशिश करते हैं, तो हम वीडियो लगातार आपको देते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।